हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेकर आए हैं आज एक नया चैप्टर, लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि उदारवादी लोकतंत्र। अगर आज के आधुनिकता की स्थिति में देखा जाए, आधुनिकता के युग में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के कई प्रकार होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जहाँ पे जनता के द्वारा या जनता के इच्छा के अनुसार जो शासन चलता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इसमें शासक जनता द्वारा चुना होना चाहिए, इसमें जो शासक है जनता की इच्छा के अनुसार शासन करना चाहिए, यही लोकतंत्र है। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी इस तरीके से परिभाषा दिए हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। इस तरीके से कोटेशन वगैरह किए हैं। लॉर्ड ब्राइस एक विद्वान है, उन्होंने भी इस तरह से बताया है कि शासन की शक्ति एक जनता के जन समुदाय में निहित होता है, उसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर ये लोकतंत्र किस किस रूप में दुनिया में उभरा। जब हमारे देश में ही नहीं, विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र हुआ करता था, तानाशाही तंत्र हुआ करता था, जिसे हम अधिनायक तंत्र बोलते हैं, निरंकुश तंत्र बोलते हैं, कुलीन तंत्र भी हुआ करता था। तब धीरे धीरे लोगों के मन में ये आया कि नहीं, हमारे अनुसार शासन चलना चाहिए, हमारे अनुसार शासन नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार शासन चलना चाहिए। इस तरीके से धीरे धीरे एक लंबे 100 वर्षों के बाद भी लगभग कई देशों में धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई, वहाँ पे आज भी राजतंत्र पाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वास्तविक रूप में वहाँ पर लोकतंत्र ही है। एक लंबे संघर्ष के बाद राजा की शक्तियों को निकाल करके संसद में डाली गई और संसद के द्वारा वहाँ पे शासन स्टार्ट हुआ। वही व्यवस्था अधिकांश देशों ने भी अपना लिया, जैसे हमारे यहाँ भी अपनाया गया है संसदीय शासन, यानी कि संसद के द्वारा शासन है। संसद के कुछ व्यक्ति ही शासन करेंगे, लेकिन वह व्यक्ति हमारे द्वारा चुना होना चाहिए। वो एक प्रतिनिधित्व मंडल होता है जो हमारे द्वारा चुना होता है और वही शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। दुनिया में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं, कितने स्वरूप होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में। तो जैसे उदारवादी लोकतंत्र होता है, शास्त्रीय लोकतंत्र होता है, मार्क्सवादी लोकतंत्र होता है, बहुलवादी लोकतंत्र होता है, एकलवादी लोकतंत्र होता है। ऐसे तमाम लोकतंत्र होते हैं। सबका हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में तो हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ही, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी को एक भाषा में क्लासिकल डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, जिसे हम शास्त्रीय उदारवादी बोलते हैं। शास्त्रीय उदारवादी लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र, लेकिन इसको तो हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एक आता है लोकतंत्र का बहुलवादी अवधारणा। एक होता है लोकतंत्र का एकलवादी अवधारणा। तो ध्यान दें, इतने लोकतंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो लोकतंत्र है, जो की सर्वाधिक प्रमुख जो अवधारणा होती है वो होती है लिबरल डेमोक्रेसी। अर्थात इसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे उसे हम बोलते हैं, जो अवधारणा है उसमें से ये आता है लोकतंत्र का शास्त्रीय उदारवादी अवधारणा। इस चीज़ को हम लोग आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये होता क्या है लोकतंत्र का बहुलवादी। क्योंकि इसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद से जब ये चारों अवधारणाओं को हम समझ लेंगे, उसके बाद से इस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से विस्तृत रूप में पढ़ेंगे।
आज हम समझेंगे कि क्या होता है लोकतंत्र का बहुलवादी अवधारणा। तो लोकतंत्र की बहुलवादी अवधारणा समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। लोकतंत्र जैसे पूरी दुनिया में पहले राजतंत्र चलता था, बहुत सारे राजतंत्र थे, जिसमें सबसे प्राचीन में हमारा आता है राजतंत्र, मोनार्की जिसे बोला जाता है। मोनार्की जिसे बोला जाता है। राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, निरंकुश तंत्र था, बहुत सारे तंत्र हुआ करते थे। अधिनायक तंत्र था, इसे ही हम बोलते हैं अधिनायक तंत्र। यानी कि अब यहाँ पे ये जानना है कि ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोस से जो निकला है, डेमोस, यहाँ है डेमोस, डेमोस, और एक शब्द आता है क्रेटिया। ये जो अंग्रेजी शब्द है डेमोस और क्रेटिया, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। डेमोस का मतलब होता है लोग, और जब ये अंग्रेजी शब्द जो निकल करके आया डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी में जो डेमोस शब्द है इससे लेकर के और क्रेटिया जो शब्द है इसको लेकर के बनाया गया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसका मतलब होता है शासन की शक्ति, शासन की शक्ति की शक्ति। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये शासन की शक्ति है, जो ये शासन की शक्ति है, ये किस में निहित होना चाहिए। देश के अंदर कोई राज्य है, अगर हम किसी संगठन को, किसी समूह को या फिर किसी भी क्षेत्र को अगर हम राज्य कहेंगे, राज्य का मतलब होता है राष्ट्र, देश। आधुनिक भाषा में, राजनीति विज्ञान में किसी भी राज्य को हम देश ही समझते हैं, और देश के ही सेंस में इंडिकेशन में हम लोग प्रयोग करते हैं राज्य शब्द को। तो किसी भी राज्य के अंतर्गत अगर वहाँ पे शासन संचालन चल रहा है, कोई भी शासन कर रहा है, तो वहाँ पे शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कि कौन शासन करेगा, किसके अंदर सारी शक्तियाँ प्रशासन की या शासन की शक्तियाँ किसके अंदर निहित रहेगी, ये सबसे मायने रखता है। और ये राज्य के अंतर्गत जिसके अंदर शासन की शक्ति निहित रहेगी, उसके बदौलत उस राज्य का, वहाँ की सरकार का स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे हम लोग इसको मिटा दें, थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग बेसिक चीज़ें समझें। हम लोग मात्र ये 4 ही चीज़ें समझेंगे, इसको हम अगले क्लास में इसको लिबरल डेमोक्रेसी को हम लोग समझेंगे। पहले मेन चीज़ों को हम लोग समझें। जो किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था के या राजा के अनुसार वहाँ के राज्य और सरकार संचालित होती है, इसके स्वरूप निर्धारित होते हैं। जैसे समझें, राज्य है जिसे हम स्टेट बोलते हैं, और एक है सरकार जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। ये हिसाब से यहाँ का स्वरूप निर्धारित होता है। अगर किसी राज्य में वहाँ का राष्ट्र का अध्यक्ष, ध्यान रहे, राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष कोई और होता है और सरकार कोई और होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी राज्य में सरकार और राज्य दोनों एक ही होते हैं। तो अगर मान लो किसी राज्य का जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, अगर कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति वंशानुगत है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के घर के, उसी के लोग, उसी के वंश के ही अगर उस गद्दी पे शासन में भाग नहीं लेते हैं, वही आजीवन रहते हैं वंशानुगत के तौर पे, तो उसे हम राजतंत्र बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? राजतंत्र। क्लियर? यानी कि अगर किसी राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत हो, क्या हो? वंशानुगत, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राजतंत्र। अर्थात उस राज्य का स्वरूप क्या होगा? राजतंत्र। लेकिन अगर यही राजतंत्र, यही राजा अगर जनता के हिसाब से शासन करे, जनता की इच्छा के अनुसार शासन करे, जनता के मतलब अपना मनमानी नहीं करेगा, तो राजतंत्र होते हुए भी वहाँ की सरकार कैसी रहेगी? डेमोक्रेसी रहेगी। वहाँ की सरकार कैसी रहेगी? डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्रीय रहेगी।
लेकिन अगर वही अपने हिसाब से करे, जनता के हिसाब से न करे, तो वहाँ पे राजतंत्र है। इसमें डेमोक्रेसी में भी राजतंत्र है, इंग्लैंड में ही व्यवस्था, वहाँ पे राजा भी हैं और वहाँ पे सरकार जो है जनता के द्वारा चलता है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक राजतंत्र उसे बोला जाता है। हमारे देश में जो राजतंत्र नहीं, हमारे देश के जो राजा हैं अर्थात जो राष्ट्र का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्र का प्रमुख क्या है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति होने से हमारे यहाँ कौन सा हो जा रहा है? गणतंत्री व्यवस्था। हमारे यहाँ राज्य का स्वरूप क्या हो जा रहा है? गणतंत्र। जिसे गणतंत्र यानी कि जिस राष्ट्र का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित हो, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, वो गणतंत्र बोला जाता है उस राज्य को। और जिस देश का राष्ट्र का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित न होकर के वंशानुगत हो तो उसे हम राजतंत्र बोलते हैं। यहाँ मिटा दिए हैं, राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ राजा है तो यहाँ पे राजतंत्र हो जाएगा। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति है जो जनता द्वारा निर्वाचित है तो उसे हम गणतंत्र बोलते हैं। अगर यही कोई भी राज्य का स्वरूप चाहे जो भी हो, राष्ट्र के प्रमुख कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, ये निर्धारित करता है राज्य का स्वरूप। लेकिन शासन कैसा चल रहा है, सरकार कैसी चल रही है, अगर कोई राष्ट्र का प्रमुख ही जनता के द्वारा निर्वाचित हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो मनमानी करने लगेगा तो उसे हम डेमोक्रेसी न कह करके उसे हम अधिनायक तंत्र, निरंकुश तंत्र ये बोलेंगे। अगर भी शासन की सारी शक्तियाँ या शासन करने वाले लोग कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के सबसे विशिष्ट वर्ग के लोग हैं। अभी इसमें हम बताएंगे कि जो सबसे जाति, धर्म, पैसा वैसा, धन उनके आधार पे, विवेक के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, सब धर्म जाति सबके आधार पे सबसे उच्च होते हैं तो उनको हम विशिष्ट वर्गीय बोलते हैं, एलीट वर्ग बोलते हैं। तो अगर ऐसे लोगों के हाथ में रहता है तो उसे हम कुलीन तंत्र बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोग ये राज्य के स्वरूप को हम लोग निर्धारित किए कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के स्वरूप के हिसाब से वहाँ का राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है और वहाँ के शासन के स्वरूप के हिसाब से वहाँ का सरकार, शासन कैसी चलती है उसके हिसाब से वहाँ का सरकार का स्वरूप निर्धारित होता है। हम लोग देखेंगे ये चीज़। पहले नंबर पे बहुलवादी। ऐसे समझें, अगर शासक या शासन, ये शासन कौन करता है? शासक ही करेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे दो व्यक्ति हो। अगर ये शासन जो चल रहा है और यहाँ पे है ये लोग यानी कि जनता, अगर ये शासक या शासन अगर जनता की इच्छा से अगर जा रहा है, जनता की इच्छा के अनुसार शासन चल रहा है और ये लोग जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन कर रहे हैं तो उसे हम लोकतंत्री बोलते हैं। ये क्लियर? ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जनता की इच्छा के अनुसार शासन और जनता के द्वारा शासक चुने जाने चाहिए और यह शासक जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन करना चाहिए। यानी कि नीचे से भी शक्तियाँ जा रही है और ऊपर से शासन व्यवस्था जनता के हिसाब से आ रहा है, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सही से हो, लिबरल हो, तो उसे हम लोकतंत्री व्यवस्था बोलते हैं। अब ये डिपेंड होता है कि ये जो शक्ति जो होती है, शासन की जो शक्ति होती है, शासन की जो ये शक्ति होती है, शासन की जो ये शक्ति होती है ये किस में रहेगी? तो यहाँ पे आते हैं बहुलवादी अवधारणा, एकलवादी अवधारणा। पहले जानेंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो यह कहते थे कि शासन की शक्ति यानी कि डेमोक्रेसी वाली पावर यानी कि सॉवरेंटी, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में हो? अगर वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहती है तो उसे हम एकलवादी संप्रभु या फिर एकलवादी लोकतंत्र बोलते हैं। यानी कि किसी राज्य में अगर शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत निहित है तो वहाँ पे एकलवादी लोकतंत्र बोलते हैं। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति हैं, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर निहित है, शासन की और किसी के अंदर निहित नहीं है, तो वैसे राज्य को एकलवादी, वहाँ की शासन व्यवस्था को एकलवादी शासन व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है? और वहाँ पे और जहाँ की शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति में निहित है तो उसे एकलवादी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग व्यक्ति ऐसे मानते हैं जो यह कहते हैं कि नहीं, शासन की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर के कई व्यक्तियों में निहित होना चाहिए, या फिर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा संगठन हो, संस्था हो, उसके अंतर्गत शासन की शक्तियाँ निहित होना चाहिए।
जैसे मान लो कि संसद है, संसद के अंदर सारी शक्तियाँ निहित है। मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के अंदर का सारी शक्तियाँ निहित है। यानी कि शासन की शक्तियाँ या तो कई लोगों के अंदर निहित होना चाहिए। कभी कभी होता है जैसे कि स्विट्जरलैंड में क्या होता है, स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं, यानी कि शासन करने वाले जो प्रमुख होते हैं, वो एक व्यक्ति न होकर के 7 व्यक्ति होते हैं, तो सातों मिलकर के शासन करते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे बहुल कार्यपालिका आप बोल सकते हैं कि बहुल कार्यपालिका या फिर बहुल लोकतंत्री व्यवस्था है। यानी कि जनता के द्वारा जो शासक इच्छा या शासन शक्तियाँ जा रहा है, ये कई लोगों के पास जा रहा है, तो उसे हम लोकतंत्रीय यानी कि बहुलवादी लोकतंत्र बोलते हैं, एकलवादी लोकतंत्र। विशिष्ट वर्गीय का मतलब ये होता है कि शासन की शक्तियाँ किसी विशेष वर्ग में निहित होनी चाहिए। कोई ऐसा वर्ग हो, विशेष वर्ग, वह विशेष वर्ग कौन रहेंगे, यानी कि वो कुछ व्यक्ति ऐसे रहेंगे जो धन में उच्च हों, विवेक में उच्च हों, बुद्धि विवेक बुद्धि में सब में उच्च हों, जाति के आधार पर उच्च हों, धर्म के आधार पर उच्च हों। यानी कि सामाजिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो हम लोग समाजशास्त्र में सोशियोलॉजिकल चीज़ें में पढ़ते हैं, सामाजिक व्यवस्था के हर चीज़ में वो सबसे उच्च हों, तो उनको बोलेंगे समाज के वो प्रतिष्ठित लोग हैं, एक विशिष्ट लोग हैं, एक विशेष टाइप के लोग हैं। ये हर समाज में पाए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, समाज में सबसे आगे की भूमिका निभाते हैं, कोई भी काम वगैरह वगैरह आगे करते हैं, समाज सेवा वगैरह काम करते हैं। या फिर जो ऐसा मान लेते हैं कि हर एक गांव में, हर एक नगर में, हर एक कस्बे में, हर एक समाज में कोई न कोई ऐसे 1 2 3 4 5 व्यक्ति ऐसे रहते होंगे जो सबसे उनको बहुत सम्मान मिलता है, वहाँ पर उस समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और कोई भी वहाँ पर समस्या, कोई भी मामला होता है तो वही लोग सबसे सामने फ्रंट पे आते हैं। तो ऐसे लोगों को विशेष वर्ग बोला जाता है। तो ये लोग कौन होते हैं, या तो जाति के आधार पर उच्च होते हैं, या तो धर्म के आधार पर उच्च होते हैं, बुद्धि विवेक पैसा सब में, यानी कि हर क्षेत्र में ये लोग विशेषता प्राप्त किए रहते हैं, उच्च होते हैं। तो ऐसे लोगों को विशिष्ट वर्गीय या संभ्रांत वर्गीय, या इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे विशिष्ट वर्गीय लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर लिख दे सारा नाम विशिष्ट वर्गीय, संभ्रांत वर्गीय, संभ्रांत वर्ग, इसको विशिष्ट वर्ग, संभ्रांत वर्ग, इसको इलीट वर्ग भी बोला जाता है, इलीट क्लास भी बोला जाता है। तो ऐसे लोग, कुलीन वर्ग भी बोला जाता है इनको, कुलीन तंत्र, इसे कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग भी बोला जाता है। ये सारा जो हम बता रहे हैं, ये सारा नाम एक ही का, इसका मतलब एक ही होता है। समाज के प्रतिष्ठित लोग जो होते हैं ऐसे, अगर इनके यानी कि जो समाज के, देश के जो सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं, उच्च कुल के लोग हैं, ऐसे उच्च कुल के हाथ में, ऐसे विशिष्ट वर्गीयों के हाथ में अगर शासन की शक्ति रहती है, यानी कि वही लोग अगर शासन की शक्ति जनता के हिसाब से कर रहे हैं, तो ऐसे विशिष्ट, इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट वर्गीय। लेकिन हाँ, अगर ये लोकतंत्र, जैसे बोलेंगे एकलवादी बहुलवादी, अगर किसी एक व्यक्ति में नहीं था, अगर वो मनमानी करे तो लोकतंत्र नहीं होगा। अगर बहुत सारे व्यक्तियों में शासन की शक्ति नहीं था, अगर वो मनमानी करे तो लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति में निहित है, अगर जनता के हिसाब से शासन कर रहा है, तो उसे लोकतंत्र का एकलवादी अवधारणा बोलेंगे। अगर बहुत सारे लोगों के अंदर अगर शासन की शक्तियाँ निहित है, अगर वो जनता के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसे लोकतंत्र का बहुलवादी अवधारणा बोला जाता है। अगर समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको, वो लोग अगर शासन की शक्ति में भाग लेते हैं, या फिर सारी शक्तियाँ उनके हाथ में रहती है, लेकिन वो अगर जनता के हिसाब से चलते हैं, तो उसे लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अवधारणा कहा जाता है। ये मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, तो एक विद्वान था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग किसी विशेष क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर मात्र ये बोलेंगे कि एक कार्ल मार्क्स था, उन्होंने अपनी एक अवधारणा दिया। उन्होंने ये बोला था कि समाज में, राज्य में, ध्यान रहे, समाज में या राज्य में जो शक्तियाँ होती हैं, वो समाज के जो सबसे जो पूंजीपति लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते, इनके हाथ में रहती है, जो कि गलत है। इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। किनके हाथ में होना चाहिए, समाज के जो सबसे निचला वर्ग है, जिसमें मजदूर किसान वगैरह वगैरह आते हैं, तो शक्तियाँ इन लोगों के हाथ में होना चाहिए, यानी कि पावर यहाँ होना चाहिए, पावर यहाँ नहीं होना चाहिए। और मार्क्स यह बोला था कि राज्य
की उत्पत्ति ये पूंजीपति लोग जो समाज में जिसके पास पूंजी है, धन है, अत्यधिक संपत्ति है, इनके हाथ में आती है। यानी कि यही लोग राज्य का निर्माण किए हैं। इनका कहना था, सीधे सीधे समझें, कि राज्य जैसी संस्था का निर्माण इन पूंजीपति धनिक लोग ने अपने धन की, अपने पूंजी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य जैसी संस्था का निर्माण किए हैं। और इस राज्य पे जो शासन की शक्ति चलती है, इस शक्ति पे इसी पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है। यानी कि शासन की शक्ति में इन्हीं की चलती है, इनकी नहीं चलती है, जो कि गलत है। इनकी नहीं चलना चाहिए, इनका चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से व्यवस्था दिया, लेकिन इसको हम लोकतंत्र का मार्क्सवादी अवधारणा इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर पूंजीपति यानी कि समाज के जो सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग में तो आ जाएगा, समाज के जो धनिक लोग हैं, जिनके पास पूंजी है, धन संचय किए हैं, तो इनके हाथ में शासन की शक्तियाँ रहती है और ये लोगों के हिसाब से अगर चलते हैं तो उसे हम मार्क्सवादी, लोकतंत्र का मार्क्सवादी अवधारणा बोलेंगे। लोग आगे कुछ समझें कि आखिर ये लोकतंत्र है क्या। तो हम लोग क्या समझें, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, अधिनायक तंत्र। राजतंत्र वो होता है जहाँ पे किसी एक व्यक्ति में शासन की शक्तियाँ निहित होती है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वंश पे आधारित होना चाहिए, वंश पे आधारित होना चाहिए। कुलीन तंत्र वो व्यवस्था है जहाँ पे जो सबसे जो धनिक लोग हैं या फिर कुलीन लोग हैं, यानी कि यह लोग हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये लोग अगर शासन करते हैं तो इसे हम कुलीन तंत्र बोलते हैं। अगर शासन की शक्ति अगर जनता के हिसाब से न चले, मनमानी चले, निरंकुश यानी कि ऐसी शक्ति, ऐसा शासक जिस पे जनता का कोई पावर नहीं, जनता का कोई अंकुश नहीं है, वो मनमानी करे, अपने हिसाब से शासन चालू करे, उसका कोई विरोध न करे, विरोध करने वाले को दमन कर दिया जाए, कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, ठीक है, दबा दिया जाए, तो ऐसे को हम निरंकुश तंत्र बोलते हैं। अधिनायक तंत्र भी उसी को बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हिटलर 1933 के आसपास में हिटलर जर्मनी में हिटलर शासन किया था, मुसोलिन इटली में शासन किया था। तो ऐसे लोग, वहाँ का जो शासन व्यवस्था को अगर हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि हिटलर एक निरंकुश या अधिनायक तंत्र वाला शासन चलाता था। अगर मुसोलिन की चर्चा किया जाए तो 1922 के बाद अनेक वर्षों, बहुत वर्षों तक वहाँ पर शासन किया, जो वहाँ पे शासन व्यवस्था को भंग करके अपने खुद राजा, खुद राष्ट्रपति, सब कुछ वही बन गया। ऐसे हिटलर ने भी किया था। हिटलर और मुसोलिन दोनों एक जैसे शासन करते थे, इसलिए दोनों को निरंकुश या अधिनायकवादी तंत्र बोलते हैं। आज कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में इस तरीके से तंत्र, इस तरीके से शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। जैसे उत्तर कोरिया में जो किम जोंग है, वहाँ पे उसको अधिनायक तंत्र या निरंकुश तंत्र शासन व्यवस्था बोल सकते हैं। रसिया में भी कहीं न कहीं निरंकुशता का अंश दिखाई देता है, ठीक ना। पुतिन जो है वो निरंकुशता का एक तरीके से उदाहरण वर्तमान में साबित हो जाएंगे या फिर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं एक तरीके से निरंकुश वाली ही कहीं कहीं प्रवृत्तियाँ वहाँ पे आती है। कुछ दिन तक चीन में भी निरंकुश तंत्र की प्रवृत्तियाँ आई थी, निरंकुश तंत्र का कुछ स्वरूप दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पे चीन को ऐसा नहीं मानेंगे। चीन उतना निरंकुश नहीं है जितना वहाँ पे कहा जाए, क्योंकि वहाँ पे साम्यवादियों का शासन है, समाजवादियों का शासन है, तो उसको ये बोलेंगे। तो आज हम लोग क्या बोले हैं, लोकतंत्र का बहुलवादी अवधारणा, अर्थात लोकतंत्र की शासन की शक्ति जो होती है किसी ऐसे समूह में निहित होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के समूह में निहित होनी चाहिए, तो वैसे लोकतंत्र को लोकतंत्र का बहुलवादी अवधारणा बोलेंगे। अगर किसी एक व्यक्ति में निहित होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी एक ही के पास शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ प्रशासन की रहे, तो उसे हम लोकतंत्र का एकलवादी अवधारणा बोलेंगे। समाज के जो विशिष्टित प्रतिष्ठित लोग हैं, सबसे उच्च कुल के लोग हैं, जो बुद्धि, विवेक, धन, संपदा और जाति धर्म के आधार पर जो सबसे उच्च होते हैं, अगर उनके हाथ में पावर रहती है तो उसको हम विशिष्ट वर्गीय बोलेंगे। मार्क्सवादी अभी बताए हैं कि जो पूंजीपतियों के हाथ में शासन की शक्ति होती है तो उसे मार्क्सवादी अवधारणा बोलेंगे। लेकिन जितने भी अगर एक व्यक्ति
एक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, समाज के विशिष्ट लोग और जो मार्क्स ने बोला कि पूंजीपति लोग, अगर इन लोगों के हाथ में शासन की किसी राज्य में शक्ति है, लेकिन अगर वो लोग जनता के हिसाब से चलते हैं, जनता के अनुसार चलते हैं, जनता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, यानी कि जनता चाह रही है कि हाँ बहुत सारे व्यक्तियों में शासन हो, वो हमारा अच्छा शासन चल रहे हैं, अगर जनता की इच्छा ये है, जनता चाह रही है कि किसी एक व्यक्ति में शासन होना चाहिए और मान भी रही है और चुनाव करके उसको भेज भी रही है, और विशिष्ट लोग जो होते हैं, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अगर इनके हाथ में शासन की शक्तियाँ रहती है, जनता की इच्छा के अगर चलते हैं, जनता मान भी रही है, जनता के हिसाब से चल रहा है, तो उसे हम लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र बोलते हैं। ये भी अगर पूंजीपति लोग जनता की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं, इसकी मनमानी नहीं करते हैं, जनता के हिसाब से शासन करते हैं, ये चुन करके भी जाते हैं और इनकी इच्छा के अनुसार शासन करते हैं, तो उसे हम लोकतंत्र का मार्क्सवादी अवधारणा बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, इतने लोकतंत्री व्यवस्था को हमने देखा है, 4 लोकतंत्री व्यवस्था को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से जो इन चारों के अलावा जो सबसे सर्वमान्य है, जो सबसे आधारभूत लोकतंत्री व्यवस्था है, वो है लिबरल डेमोक्रेसी, जिसे हम उदारवादी लोकतंत्र बोलते हैं। ये बहुत अधिक प्रमुख है, ये सबसे सर्वमान्य है, तो इसी को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसको विस्तृत रूप से पढ़ने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि इसको विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे तो वही सब चीज़ें ये भी समझ में आ जाएगा। तो उदारवादी लोकतंत्र को भेद कितने हैं, इसकी विशेषता वगैरह क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।